हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल एनिमी क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। सेकेंड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वांगजू जेंग से मार खाने के बाद इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो गया था, जिसके बाद हम क्लासरूम के कॉरिडोर को देखते हैं जहां एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे थे और उसी क्लासरूम में हम वांगजू को भी देखते हैं जो कि विंडो से बाहर देख रहा था, जहां पर विंडो के पास वाले पेड़ पर कुछ डेमोनिक क्रीचर्स बैठे थे जो उसे ही देख रहे थे। तभी टीचर वांगजू को टोकते हुए दिन में सपने देखने को मना करते हैं और उसे ब्लैक बोर्ड पर फोकस करने को कहते हैं। टीचर की ये बात सुनकर वांगजू जैसे ही टीचर की तरफ देखता है तो उसकी आईज रेड हो चुकी थी। उसकी आंखों को अचानक से लाल होता देख टीचर की तो मानो हालत ही खराब हो जाती है। तो वहीं सारे स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं और एक लड़का तो वांगजू को उसकी तरफ देखने के लिए मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, फिर भी कई सारे बच्चे वांगजू की लाल आंखों के बारे में अभी बात कर रहे थे। इसके बाद वांगजू अपने घर पर आ जाता है जहां पर इसके पेरेंट्स की एक तस्वीर को देख पाते हैं और जब वो खाना खा रहा होता है तो हम उसके साथ डाइनिंग टेबल पर उसके पेरेंट्स की सोल्स को भी देख पाते हैं। इसका मतलब कि वो बचपन से ही घोस्ट को देख और सुन सकता था। जिसके बाद वो अपनी माँ की सोल से कहता है कि आप मेरे साथ 1 महीने से हो, क्या आपको मेरी फिक्र है या आपको ये लगता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। ये सुनकर उसकी माँ की सोल तो रोने लगती है। तो वो बोलता है कि जितना आपको मुझसे नफरत है उससे कहीं ज्यादा मुझे खुद से नफरत है और मैं अपनी रेड आईज से भी नफरत करता हूँ, क्योंकि वो चीजें देख सकता था जो कोई और नहीं देख सकता था और ये उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। यही सोचते हुए वो टेबल पर हाथ मारकर अपने पेरेंट्स की सोल्स को वहां से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है। ऐसा करते ही उसके पेरेंट्स की सोल्स वहां से गायब हो जाती हैं और तभी वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए एक झटके के साथ उठता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वांगजू के साथ अभी तक जो भी हो रहा था वो उसके ड्रीम्स में हो रहा था। और वहीं चेयर पर हम डिटेक्टिव को भी देख पाते हैं जो स्मोक कर रहा होता है। डिटेक्टिव को वहां देखकर वांगजू उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे घर से सेफली निकाला था। तो अब वांगजू को सब कुछ याद आ जाता है और जैसे ही वो अपनी तरफ देखता है तो वो शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है, क्योंकि उसके सारे के सारे कपड़े उसके बदन से गायब होते हैं और वो सिर्फ अंडरवियर में होता है। इसीलिए वो ब्लैंकेट से खुद को छुपाते हुए अपनी इज्जत बचाते हुए डिटेक्टिव से अपने कपड़ों के बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया है। अब ये सुनकर कि उसने उसके साथ रात में बहुत कुछ किया है उसके तो तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है घटिया ओल्ड मैन, मैंने अपनी बॉडी को पिछले 20 सालों से प्योर रखा था, वर्जिन रखा था और तुमने मेरी इज्जत लूट के मुझे बदनाम कर दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इस पर डिटेक्टिव उसे उसके कपड़े देते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बात करने लगता है, मतलब जैसे कि उसको बेचारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ, है ना। और वो कहता है कि तुम जहां रहते थे वो जगह गैस एक्सप्लोजन में तबाह हो गई है। शायद तुम पर हमला करने वाले भूतों में से एक ने गैस डायल को चालू कर दिया होगा और तुम्हें वहां वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राख के अलावा तुम्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा और भरपाई करने के लिए मैंने तुम्हारे मकान मालिक से पहले ही डील कर लिया है। और बताता है कि लास्ट नाइट तुम घोस्ट रेल में ट्रैप हो गए थे, जहां सोल्स के अलावा सोल हंटर्स ही एंटर कर सकते हैं और उस रेल में ज्यादातर इल्यूजन्स ही होते हैं। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी तबाह हो गई थी, डिटेक्टिव उसके बारे में चिंता करने के लिए मना करता है। अब ये सब जानकर वूजो को आश्चर्य होता है, जिसके बाद वो उस लड़की और उसके पेट के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों सोल हंटर्स थे। जिस पर डिटेक्टिव बताता है कि वो सुन फैमिली की 3rd डॉटर है और उसकी स्पिरिट सेंस इस सिटी से खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ यहाँ से गुजर रही होगी, इसीलिए वो इसे इसकी फिक्र ना करने के लिए कहता है। अब ये जानकर कि वो एक लड़की है, वांगजू थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो एक लड़का है। वूजो को वो एक लड़का लग रहा था। ये जानकर डिटेक्टिव उसकी टांग खींचते हुए कहता है, ओहो तो तुम उसी टाइप के लड़के हो जिसे कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं मिली, क्यों, है ना। बताओ ये कह भी कौन रहा है जो खुद एक ऑफिस में रहता है। यही सोचते हुए वांगजू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम भाई फटा हुआ सूट पहन रहे हो जिसमें हम पहली बार मिले थे और तुम्हारी शर्ट पीली है, तुम खुद को 30s का शो करते हो, क्या तुम दूसरों को ये बताना चाहते हो कि तुम एक लूजर हो। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि तुम अपने सेवियर से इस तरह बात करते हो, वैसे इसमें मुझे कोई हैरानी की बात नहीं लगी। और बताता है कि तुम अभी भी वर्जिन हो। ये सुनकर कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो अभी भी कुंवारा है, उसे थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन इसी के साथ वो थोड़ा घबराने लगता है और पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ फिर किया क्या है। तो वो उसे इसकी फिक्र न करने को कहता है और कहता है कि खूबसूरत महिलाएं और कुंवारी लड़कियां ऐसे दिखाई देती हैं जैसे किसी आदमी की शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक लगाई जाती है। मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आया गाइस। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने पता किया है कि तुम जितना खुद को शो करते हो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो,
तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ 3 साल पहले ही हो गई थी और मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद तुमने क्विन नाम के एक आदमी के साथ अंडरग्राउंड गेमलिंग साइट पर काम किया, जहां तुम एक पॉपुलर डीलर भी थे और तुमने मशीन्स की हेल्प के बिना ही गेम्स के परिणामों को बारीकी से कंट्रोल किया और तुमने प्लेयर्स की निगाहों के नीचे से कार्ड्स भी स्विच किए। ये सुनकर तो वो बहुत चक्कर रह जाता है कि इसे मेरे बारे में इतना ज्यादा पता है, और वो इस बात को झूठ बताते हुए कहता है कि तुमसे ही किसने कह दिया कि मैं ये सब करता था, मैं तो एक मॉडल सिटीजन हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ये सब छोड़ दिया है, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है ताकि तुम मेरे साथ काम कर सको। इस पर वो कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करना चाहूं तो, क्योंकि उसे उस पर अभी भी भरोसा नहीं होता है। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम अब मेरी डिटेक्टिव एजेंसी के स्टाफ में से एक हो और अगले एक हफ्ते के दौरान मैं तुम्हें सोल हंटर्स के बेसिक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो उसे नीचे चलकर बार में कुछ खाने को कहता है, क्योंकि वो पिछले 30 घंटों से लगातार सो रहा था। तो वहीं वांगजू को उस डिटेक्टिव पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ना ही उसकी बात सुन रहा था और ना ही उसका ओपिनियन पूछ रहा था, सीधे ऑर्डर दे रहा था। बट उसे उसमें काफी भूख लगी होती है और उसके पेट से भी आवाज आ रही होती है, इसीलिए वो इस बात को यहीं छोड़ते हुए डिटेक्टिव के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नीचे वाले ब्लैक कैट बार को देखते हैं, जहां ये दोनों एंटर करते हैं और डिटेक्टिव बार टेंडर को अंकल वू कहते हुए वांगजू के लिए फ्राइड राइस लाने के लिए कहता है और अंकल वू उसे बैठने को कहते हैं। और अब यहाँ डिटेक्टिव का नाम गू चैन पता चलता है। जिसके बाद हम वांगजू को फ्राइड राइस खाते हुए देखते हैं और अंकल वू गू चैन से कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास एक डिसिप्लिन होगा, क्योंकि तुम हमेशा ही अकेले काम करते हो। तो इस पर गू चैन कहता है कि ये मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं, ये एक जनरल वर्कर है। और वो वांगजू को बताता है कि ये ब्लैक मार्केट के ओनर वू ग्वांगजोंग है और तुम इन्हें अंकल वू बुला सकते हो। और वो अंकल वू के हेल्पर की तरफ इशारा करते हुए उसका नाम मैंगहोंग बताता है, जो कि बॉडीगार्ड के साथ यहाँ का एक जनरल एम्प्लॉय भी है। तो वांगजू पूछता है कि तुम्हारा नाम सर कैट नहीं है क्या, जैसा कि तुम्हारे कार्ड पर लिखा हुआ था, और अंकल वू ने तुम्हें गूचेन क्यों कहा। जिस पर अंकल वू बताते हैं कि कोई भी सोल हंटर अपने असली नाम का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उनके एंसेस्टर्स को दूसरी दुनिया में परेशान कर सकता है, और सभी के लिए अपना उपनाम का यूज करना यहाँ एक कंपलसरी रूल है। उसने सिर्फ 1 साल में ही इस सिटी के सबसे बड़े टाइटल सर कैट को हासिल किया और वो एक जीनियस है। इतनी लंबी बातें सुनकर वांगजू मुंह बनाते हुए सोचता है, एक जीनियस इस शैतानों से भरी दुनिया में क्या बकवास है। तभी गूचैन वांगजू का कॉलर पकड़ते हुए उसे फिर से याद दिलाता है कि वो एक वीक में अपना पहला मिशन कंप्लीट करेगा और वो उसे अच्छे से स्टडी करने को कहता है ताकि वो अपने पहले ही काम पर न मर जाए। इसके बाद हम एक हफ्ते बाद देखते हैं जहां वांगजू जियांगी में एनरोल करने के लिए मना कर रहा होता है, क्योंकि जियांगी कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी नहीं है और वो उसे ओल्ड गीजर बोलते हुए कहता है कि या तो तुम दूसरे लोगों के बीच अपने आप को जीनियस बनाना चाहते हो या एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में आने के लिए ऐसा कर रहे हो। जिस पर गूचन उसे सही कहता है, क्योंकि जियांगी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड का ट्री ऑफ विजडम है और वहाँ की लाइब्रेरी ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में बहुत बड़ी है। वहाँ की टीचिंग फैसिलिटीज 5 स्टार्स रिजॉर्ट के बराबर है। वहाँ के एकेडमिक स्टाफ ने प्रोफेसर्स की उपाधि को लिया हुआ है और वो कहता है कि वहाँ पर हाईली एलिजिबल बैचलर्स और बहुत रिच वुमेन्स सुपरस्टार्स भी इडियट की तरह बेकार हो जाते हैं और काउंटलेस हाई ऑफिशियल्स एंड रिच फैमिलीज अपने बच्चों को जियांगी में लाने के लिए सब कुछ करते हैं। इस सर्टिफिकेट से पूरी दुनिया में सुपेरियोरिटी का पासपोर्ट मिल जाता है हमें। फिर से इतनी लंबी चौड़ी और भारी भरकम बातें सुनने के बाद हमारा वांगजू कहता है कि आपने जो मिशन बताया था क्या वो डेंजरस है। इस पर गूचन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और केस के बारे में बताता है कि वहां पर 20 साल पुराने दंपत्ति जो अपूरणीय विरोधी बन गए हैं, यानी कि सोच बन गए हैं, घूम घूम कर अनजान लोगों को डरा रहे हैं जिसके साथ डील करना आसान होगा। जिसके बाद वो बैम्बू स्क्रोल को रीड करने में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए लाइब्रेरी में जाकर वॉरिंग स्टेट्स पीरियड की बुक को चेक करने को कहता है ताकि वो उस स्क्रोल को ट्रांसलेट करके अपने फाउंडेशन को मजबूत बना सके। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने 2 महीने पहले ही हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया है और तुम अकेले भी रहते हो, इसीलिए मैं अभी के लिए तुम्हारी ट्यूशन फीस और रहने के खर्च में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और इसके अलावा गूचेन ने उसके मकान का रेंट, उसके इलाज, उसके खाने पीने, रहने और लॉन्ड्री के साथ साथ दूसरी चीजों का भी भुगतान कर दिया था। और वो उसे थोड़ा सा धमकाता है और कहता है कि अगर वो उसके डेबिट्स को पे नहीं कर पाएगा, रिपे नहीं कर पाएगा, तो उसके जैसे लोग क्या कर सकते हैं ये तो वो जानता ही है। गूचेन ऐसा इसीलिए कहता है ताकि वो पूरी तरीके से अपने काम पर फोकस कर सके, बट उसकी इस धमकी से वो डर जाता है और सोचने लगता है कि वो गूचेन की ट्रिक में ट्रैप हो चुका है। अगले सीन में हम ब्लैक कैट बार के बाहर देखते हैं जहाँ एक आदमी बार की तरफ आता है और जैसे ही वो बार में एंटर करता है तो उसे देखकर अंकल वो कहते हैं कि आज यहाँ एक रेयर विजिटर आया है
दरअसल वो आदमी यहाँ कभी कभी किसी से मिलने आया करता है और वो आदमी स्टेयर से होकर ऊपर चला जाता है और डोर को नॉक करता है। तो हम देखते हैं कि रूम से गू चैन बाहर आता है और उस आदमी को देखकर उसे लगता है कि वो यहाँ लास्ट वीक कॉमर्शियली स्ट्रीट पर हुए लार्ज स्केल घोस्ट हंटिंग इंसिडेंट की वजह से आया है। इसलिए गू चैन उससे कहता है कि मेरे पास एक नया स्टाफ मेंबर है और वो बात को संभालते हुए कहता है कि मैं ओवरबोर्ड में जाऊंगा और जो भी होगा मैं उसे हायर अप्स के साथ डील कर लूंगा। इस पर वो आदमी गू चैन से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे सुपीरियर के तौर पर फटकार लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के रूप में मिलने के लिए आया हूँ। इस पर गू चैन उसे सिगरेट देते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्या तुम्हें किंग सोंगडी याद है? एक्चुअली इस आदमी का नाम किंग वू ग्वान होता है और जो कि ब्लड चेन में हेल के 10 किंग्स का किंग होता है। किंग सोंगडी एक धोखेबाज लोमड़ी है, एक चतुर चौकसी आदमी है, ऐसा गू चैन बोलता है। तो किंग वू ग्वान उसे किंग सोंगडी के मिसिंग होने की खबर देता है। मिसिंग का सुनकर गू चैन तो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि किंग सोंगडी भी हेल के 10 किंग्स में से एक था। जिस पर किंग वू ग्वान बताते हैं कि हेल के 10 किंग्स 16 हंटर्स के बीच फेमस फिगर्स हैं और बताते हैं कि किंग सोंगडी को गायब होने से पहले किसी ने भी नहीं देखा, जैसे कि वो हवा में ही वैनिश हो गए हों। इस पर गू चैन पूछता है कि अब हम इस करंट सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो किंग वू ग्वान कहने लगते हैं कि एक सोल हंटर को वो सब करना चाहिए जो वो सोल्स को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए जरूरी काम कर सकता है। इस पर गू चैन कहता है कि तुम मुझे ये रूल क्यों बता रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ किंग चू जियांग का मैसेज दे रहा हूँ, उसने इस बार तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारी ओर से उनसे विनती की थी, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर गू चैन बोलता है कि ये बुढ़िया इतनी घंटी कब से हो गई है। इस पर किंग वू ग्वान कहते हैं कि वह घमंडी औरत नहीं रही। घोस्ट हंटिंग इंसिडेंट के बाद नए किंग चू जियांग ने उस पद को ग्रहण कर लिया था। इसके अलावा वह किंग सोंगडी के लिए भी खड़ी हैं और वो बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं। इस पर गू चैन कहता है कि वो न्यूली अपॉइंट ऑफिशियल हैं जो कि शुरुआत में चेंजेस लाना चाहती हैं और कुछ नहीं। तो किंग वू ग्वान बताते हैं कि उन्हें पहले से ही हाईएस्ट टाइटल ऑफ सुजो द 1000 विंड्स का अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब जैसे ही गू चैन को ये पता चलता है तो वो जो कॉफी पी रहा होता है वो उसे किंग वू ग्वान के ऊपर ही उगल देता है क्योंकि द 1000 विंड्स का अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां गू चैन के साथ वांगजू बार्बर सलून में बैठे होते हैं और ये लोग बाल कटवा रहे होते हैं और गू चैन वांगजू से कहता है कि तुम कल यूनिवर्सिटी जा रहे हो और उसे हेयर कट करवाने के बाद कुछ और प्रिपरेशंस करने को कहते हैं। इस पर वांगजू पूछता है कि अब और क्या बचा है, अगर तुम कपड़ों की बात कर रहे हो तो वो तुम्हें मेरे लिए खरीद नहीं होंगे क्योंकि मैं तो कंगाल हूँ। वांगजू का इतना ही कहना था कि गू चैन बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे क्लॉथ के साथ साथ तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया जा चुका है, बट जब मैं तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड यूज कर रहा था तब मुझे पता चला कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, इसीलिए मैंने वो सारे के सारे निकाल लिए। उसके अकाउंट से सारे के सारे रुपए निकल चुके हैं। ये बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी चेयर से उठते हुए उसे रॉबर, इनह्यूमन और डीमन बोलता है और वो उसे इतने गुस्से में देख रहा होता है कि बार्बर से कह देता है कि जब आपका हाथ इसके गले पर हो तो प्लीज काट दें। अब ये सुनकर गू चैन डर के मारे जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपने पैसे वापस मांग रहे वांगजू को बैठने को कहता है क्योंकि उसके ऐसा करने से बार्बर को हेयर कट करने में दिक्कत हो रही थी और वो उसे ये काम जल्दी से निपटाने को कहता है ताकि वो वांगजू को कल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। एंट्रेंस एग्जाम का पता चलते ही वांगजू के होश ही गायब हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा लाल पीला होने लगता है। तभी गू चैन कहता है कि क्या तुम्हारे पास अरबों की प्रॉपर्टी है? जिस पर वांगजू उसे घूरते हुए कहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी एक बास्टर्ड ने चुरा ली। तो गू चैन कहता है कि क्या तुम मिनिस्ट्री में किसी ऑफिशियल के डायरेक्ट रिलेटिव हो? इस पर वांगजू और गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं अपनी फैमिली में इकलौता बचा हूं, इसके अलावा मैं वो जॉब करता हूं जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं करेगा। तभी गू चैन फिर से उससे पूछता है कि क्या तुम किसी कंट्री के रॉयल फैमिली के मेंबर हो? ये सुनकर वांगजू उस पर और गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मैं होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मार देता। अब ये सुनकर गू चैन स्माइल करते हुए कहता है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे पास अपने टैलेंट से अंदर जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब ये सुनकर वो अपना बार्बर क्लॉथ उतारते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है, बट अब तुम मुझे एंट्रेंस एग्जाम देने को कह रहे हो जबकि एक दिन रह गया है। यहाँ की यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम लेवल बहुत हार्ड होता है। इस पर गू चैन कहता है कि मुझे पता है कि नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को क्रॉस कर पाना तुम्हारे बस का नहीं है, बट तुमने हाई स्कूल ग्रेजुएशन एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किए, तुम स्वाइंडलिंग और चीटिंग में स्किल्ड हो, या फिर मैं तुम्हें गॉड ऑफ गैम्बलिंग कह सकता हूं। अब ये जानकर कि इसे सब कुछ पता है, वांगजू प्रिपरेशंस के लिए एटलीस्ट कुछ और दिन मांगता है। इस पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तो बस कल तुम्हारी गुड न्यूज का वेट करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।